नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2019 के बैच के विद्यार्थियों के लिए या प्रशिक्षुओं के लिए हम आज विज्ञान विषय के अंतर्गत टॉपिक लेकर के आए हैं हड्डियों की संधि या हड्डियों के जोड़, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जॉइंट्स ऑफ बोन्स। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि कंकाल क्या है, यानी हड्डियाँ क्या है, हमारे शरीर में कौन सी हड्डी को क्या कहते हैं, कशेरुक दंड को बताया। उसके बाद मैंने चेहरे की हड्डियों के बारे में बताया। उसके साथ साथ कंधे की हड्डी को हम अंश मेखला कहते हैं, और उससे हाथ की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, बाजू जुड़ी होती हैं। और उसके साथ साथ कमर, पसली, यानी कमर में ये श्रोणी मेखला ये जिस पर हमारी दोनों टांगे डिपेंड रहती हैं, चलने के लिए जुड़ी होती हैं, उन सब के बारे में बताया। और आज हम बताने जा रहे हैं कि हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों का क्या कार्य है और उनकी संधियां जो होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर में बहुत से जोड़ हुआ करते हैं। हड्डियों की संधि का मतलब है हड्डियों का जुड़ना। संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है जोड़, यानी एक दूसरे से जोड़ना। यानी दो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, जो युक्ति होती है, उसे संधि कहते हैं। एक हड्डी से दूसरी हड्डी जोड़ने के लिए एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस प्रकार से जुड़ी होती है, आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर में बहुत सी हड्डियां हैं। जिस प्रकार से हम देखें, ये हमारी हड्डी है और ये हमारी हड्डी ऊपर नीचे गति कर सकती है। देखें, हमारी उंगलियां ऐसे गति कर सकती हैं। तो ये यदि सीधी होती, कोई इनमें जोड़ नहीं होता, न कंदुक होता, न खलिका होती, न अग्रभाग होता, न मेखला होती, तो ऐसी कंडीशन में ये भाग हमारे एक दूसरे की तरफ गति नहीं करते। अब हम देखते हैं, हाथ की हड्डी है, इस तरीके से हमारी मुड़ जाती है। ये हाथ सीधा है, सीधा देखें, इस हड्डी को हम इस तरीके से मोड़ रहे हैं, तो ये कोहनी है। कोहनी पर जो हड्डी हमारी जो मुड़ रही है, ये भी एक प्रकार से संधि का होता है। आप देखें, यहाँ पर ये बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोना है। जैसे कि हम इस हड्डी को इस तरीके से करते हैं, तो इस वाली हड्डी का भाग कुछ इसके अंदर, दूसरी वाली ऊपर वाली हड्डी के अंदर चला जाता है ना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई न कोई एक संधि है, यहाँ पर जुड़ा होता है। ये देखिए, पहले तो यहाँ से ये संधि है, हाथ नीचे, कंधा वहां रहता है और ऊपर नीचे गति करते हैं, ठीक। फिर ये दूसरा संधि क्या है, ये संधि है। तीसरी संधि क्या है, यहां से एल जुड़ सकती है। चौथी क्या है, यहां से बेंड हो जाती है। पांचवी क्या है, यहां से बेंड हो जाती है। छठवीं क्या है, यहां से बेंड हो जाती है। तो ये सब क्या है, एक हड्डी, एक बोन्स दूसरी हड्डी से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, आज हम उन हड्डियों के जोड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम बात करें हमारी हड्डियों के, यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ जोड़ दिए गए हैं। पहला है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, जिसे बॉल एंड सॉकेट के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट के नाम से भी इस संधि को जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बाल होता है और दूसरे सॉकेट के अंदर दशा हुआ होता है और इस पर गति कर सकता है। इस प्रकार की हड्डियां जो पाई जाती हैं, अंश मेखला और श्रोणी मेखला में पाई जाती है। इस प्रकार की जो हड्डियां होती हैं वो अंश मेखला और श्रोणी मेखला की हड्डियों में पाई जाती हैं। इसको हम कंधे की हड्डी कह सकते हैं, कमर की हड्डी कह सकते हैं। जिस प्रकार से टांगे हमारी इस श्रोणी मेखला से जुड़ी होती हैं, कंधे से हमारी दोनों बाजुएं जुड़ी होती हैं, ये तो हमारे यहाँ देखें
तो ये वाला पार्ट कुछ महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ जुड़ा होता है, लेकिन ये हमारी हड्डी अंश मेखला से बाजू की हड्डी जो जुड़ी होती हैं, इस श्रोणि मेखला से पैर की हड्डियां जो जुड़ी होती हैं ना, उन सभी यानी फीमर हड्डी भी जो जुड़ी हुई है, फीमर से घुटना, घुटने से नीचे दोनों हड्डियां, वो सभी हड्डियां जुड़ी होती हैं कंदुक खलिका संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? कंदुक खलिका संधि। इसके बारे में देखें, इसमें एक हड्डी को कंदुक और दूसरी हड्डी को खलिका कहा जाता है। एक हड्डी को कंदुक और दूसरी को खलिका कहा जाता है। इस तरह के जोड़ से गति सभी दिशाओं में हो सकती है। ऐसा जोड़ कंधा और श्रोणि मेखला में पाया जाता है। कंधा और श्रोणि मेखला में पाया जाता है। ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कंदुक खलिका संधि का ही है, एक पार्ट है कंदुक खलिका संधि। इस प्रकार से जुड़ी होती है और इसे एक प्रकार से मूवमेंट कर सकती है। देखिए, ऐसे गति कर सकती है, ऐसे गति कर सकती है, ऐसे गति कर सकती है, लेकिन इस तरीके से गति करने में से प्रॉब्लम आती है। ये इस दिशा में गति कर सकती है, ऊपर कर सकती है, ये यहां से ये जुड़ी होती है, वो कंदुक खलिका संधि कहलाती है। हमारी टांगे ऐसे गति कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं पीछे, ये सभी कंदुक खलिका संधि के नाम से जुड़ी होती हैं हड्डियों को कंदुक खलिका संधि। दूसरी है हिंज संधि। हिंज संधि में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भाग तो स्थिर रहता है और दूसरा भाग इस पर इस तरीके से जुड़ा होता है और ये इधर भी गति कर सकता है, इधर भी गति कर सकता है, सीधी नहीं, सीधी गति कर सकता है, इधर गति कर सकता है। ऐसी संधि को हम हिंज संधि के नाम से कहते हैं। और हिंज संधि का दूसरा जो आम बोलचाल में जो नाम है वो है कब्जा संधि। कब्जा संधि जिस प्रकार से हमारी चौखट से यानी दरवाजों की चौखट से हमारी दरवाजे जो लगे होते हैं यानी किवाड़ लगी होती हैं या पल्लर लगे होते हैं, तो इनमें केवल एक ही प्रकार की गति होती है। एक तो मूवमेंट में नहीं होता और दूसरी गति करती है, तो केवल एक ही दिशा में गति हो सकती है। इस प्रकार से हमारी ये कॉनिक हड्डी, देखिए हम ये गति कर सकते हैं, लेकिन ये गति नीचे की तरफ नहीं हो सकती। देखें, ये हमारी बाजू है और बाजू में ये कोहनी है और कोहनी से हम गति करें, ये गति इधर गति कर सकती है, इधर गति कर। इस प्रकार से ही हमारी दरवाजे की या खिड़कियां होती हैं, उनमें जो कब्जे लगे होते हैं, कब्जे के द्वारा उसको हम आगे और पीछे कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोड़ करके हम उसमें मोड़ नहीं सकते। इस प्रकार से मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। इस प्रकार की संधि को हम हिंज संधि या कब्जा संधि के नाम से जानते हैं और ये संधियां कोहनी और घुटना की अस्थियों में पाई जाती हैं। जो जोड़ कोहनी घुटना उंगलियों में होते हैं, जिनके एक सिरे दूसरी हड्डी के इस प्रकार जुड़े होते हैं कि गति केवल एक ही दिशा में हो सके, ऐसी गति को हम, ऐसी जोड़ को हम कब्जा संधि या हिंज संधि या कब्जा गति के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है कोणीय संधि। कोणीय संधि के बारे में हम बात करें तो कोणीय संधि, इसमें केवल एक कोण पर एक दिशा में कोण बनाते हुए, या कह लीजिए कि जैसे जोड़ कलाइयां टखनों आदि में इस प्रकार के जोड़ गति को दिशा दे सकते हैं। देखिए कलाई की ये एक कोण बना सकते हैं इस तरीके से। ये कोणीय जो हमारे टखने की हड्डी, घुटने की हड्डियां होती हैं, और टखना होता है, कलाई होती है, उन सब में कोणीय संधि होती है। चौथा पार्ट है इसका धुराग्र। धुर का अग्रभाग यानी धुर का
अग्रभाग, इसे कहते हैं धुराग। जिस प्रकार से मेरुदंड, ये मेरुदंड है, ये हमारे कंधे हैं और ये ग्रीवा की हड्डी, इसमें हमारी खोपड़ी की हड्डी इस प्रकार से गति करती है कि इस तरीके से गति कर लेगी, इस तरीके से गति कर लेगी, लेकिन पीछे इसमें क्या होता है, एक टॉप पर यानी मेरुदंड के ऊपरी भाग पर हमारी खोपड़ी जब घूमती है, ये वाली, ये मेरुदंड का अग्रभाग है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। इसको 7 भागों में बांट करके हमने आपको बताया था कि जो गर्दन की हड्डी होती है, ग्रीवा की हड्डी होती है, उसको 7 भागों में बांटते हैं। और यह जो गति करता है, देखो ये ऐसे गति कर लेता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे गति करता है, ऐसे गति करता है। देखिए ये धुराग्र यानी कशेरुक दंड का अग्रभाग, और उस पर कोई चीज रख दी जाए और इसको घुमाया जाए। जिस प्रकार से हमारी गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, साइड मिरर होते हैं, उनको घुमाया जा सकता है। एक टॉप पर रख करके शीशे को इस तरीके से घुमाते हैं, वो धुराग्र कहलाता है। और इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं, इस प्रकार के धुराग्र संधि के नाम से, यानी खोपड़ी का मेरुदंड पर घूमना, यानी खोपड़ी के ग्रीवा वाली हड्डी पर या मेरुदंड के ऊपरी भाग पर चारों ओर घूमना, वो जो संधि होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। गर्दन, यदि ये संधि नहीं होती तो हमारी गर्दन इधर भी इधर हो जाती, आराम से घूम नहीं सकती थी या अलग हो सकती थी। इसलिए धुराग्र संधि के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार की संधि को हम धुराग्र संधि कहते हैं। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के जोड़ में या तो हड्डियां छल्ले के ऊपर घूमती हैं या छल्ला हड्डियों के चारों ओर घूमता है। इस जोड़ द्वारा मुड़ने घूमने में गति हो सकती है। खोपड़ी का मेरुदंड का घूमना वही प्रकोष्ठ तथा अंतर प्रकोष्ठ के जोड़ को एक जोड़ का उदाहरण है। इस प्रकार से हम इसे हड्डियों की संधियों के नाम से जान सकते हैं। अब मैं इसी भाग में बता रहा हूं अस्थि भंग के बारे में। अस्थि भंग अगला मेरा टॉपिक है। इसी में अस्थि भंग, जो अस्थियां होती हैं अस्थि भंग या हड्डियों का टूटना, अभी नेक्स्ट भाग है, अगला टॉपिक है हमारा अस्थि भंग यानी हड्डियों का टूटना। अस्थियों के टूटने के बारे में हमने आपको आपको भी नहीं बताया। जब हम 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ अस्थि भंग करके एक नया टॉपिक है और उसमें हड्डियों के टूटने के बारे में, हड्डियों में टूटना होता है किस प्रकार से होती हैं उनके बारे में बताया गया है, बताएंगे हम आपको। तो अस्थि भंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हड्डियों का टूटना, अस्थि भंग को हम हड्डियों का टूटना कहते हैं। जब हड्डी टूट जाती है या अपने जॉइंट से एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है तो जॉइंट का अलग हो जाना या एक भाग का दूसरे भाग से जॉइंट से बिल्कुल मेल न खाना, जुड़ा न रहना, या इस हड्डी का 2 भागों में टूट जाना, इस तरीके से एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया इस हड्डी का। तो इस प्रकार के भाग को हम अस्थि भंग कहते हैं या हड्डियों का टूटना है। जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे गिरना, चोट लगना
दुर्घटना हो जाना, दुर्घटना होना। तो ऐसी कंडीशन में हम अचानक जब गिर जाते हैं, किसी ऊपर से ऊपरी जगह से गिर जाते हैं, उस समय हाथ, पैर, पसली या अंगुलियों की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसे हम अस्थि भंग के नाम से जानते हैं। या तो हड्डी का अपने स्थान से हट जाना, जॉइंट से अलग हो जाना, या फिर हड्डी को दो भागों में टूटना, ये भी अस्थि भंग कहलाता है। अस्थि भंग करते समय हमें बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारी बाजू की हड्डी है, ये हमारी कंधा है, ये कोहनी है, ये हमारी कलाई है, और यहां से हमारी ये 5 हड्डियां निकली हुई, ये 5 हड्डियां निकली हुई हैं, ठीक है। ठीक, अब मान के चलो कोई दुर्घटना हो गई और यहां से ये हड्डी टूट गई और टूट करके ये अलग भाग हो गया, ये अलग। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हम फर्स्ट एड करेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, और जब डॉक्टर नहीं है तो केवल हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस भाग पर कोई बांस की खपचटे रखेंगे इसके चारों, बाजू के चारों, और इसको किसी रस्सी से या किसी कपड़े से या गमछा से इसको टाइट बांध देंगे, और बांधने के बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब अस्थि भंग करते समय कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण क्या है? गति का रुक जाना, गति का रुक जाना, यानी उस समय जो हमारी हड्डी होती है उसमें गति होती है, जैसे ये बाजू का हमारे ऊपर नीचे हो रही है आराम से, लेकिन जब अस्थि भंग हो जाएगा या टूट जाएगी या इस जॉइंट से हट जाएगी, उस समय कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अस्थि भंग हो गई, यानी गति का रुक जाना, हड्डियों की गति का रुक जाना, हड्डियों का या अंगों की गति का रुक जाना। जिस भाग से हड्डी टूट जाती है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है, और सूजन आने से क्या होता है? साथ ही साथ मांसपेशियां भी, पेशियों के बारे में बताऊंगा, तो मांसपेशियां भी इंजर्ड हो जाती है और वहां पर सूजन बढ़ना शुरू हो जाती है। और सूजन के बारे में मैंने बताया था कि जब ब्लड के साथ मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जब ब्लड में मांसपेशियों में ब्लड नहीं होता है तो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वहां पर WBC के अंदर सूजन आने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने लगती है। तो वहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए WBC एक जगह पर स्थान पर इकट्ठी हो जाती है, खून के रुकने के कारण WBC का इकट्ठा होना, ये तमाम कारण हो सकते हैं। अस्थि भंग होते समय सूजन आना होता है, तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है। इसके बारे में हम कहें कि सावधानी से चलने कूदने, असावधानी से चलने कूदने, गिरने से, हड्डियों में चोट लगने से का भय रहता है, इससे हड्डियां टूट जाती हैं या हड्डियों का स्थान भ्रंश हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान बढ़ जाती हैं। स्थान भ्रंश होने से हड्डियां वास्तविक स्थान से हट जाती हैं और हटने पर वह अपनी गति नहीं कर पाती, अपनी संधियों के साथ नहीं गति कर पाती। इसको हम अस्थि भंग के नाम से जानते हैं। अस्थि भंग में एक हड्डी का कंदुक और दूसरी हड्डी के गर्त में गिर जाता है या लग जाता है। जैसे मान लो ये हड्डी इसी के साथ जुड़ी हुई थी, ऐसे करके। अब क्या था? इसका जॉइंट अलग हो गया, इसका जॉइंट अलग हो गया, केवल मांसपेशियों द्वारा हल्की हल्की जुड़ी हुई है ये हड्डी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये जॉइंट अलग हो गए, इसलिए इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसको हम अस्थि भंग के नाम से या हड्डियों के टूटने के नाम से जानते हैं।
स्थानीय भ्रंश होने पर, चोट लगने पर जोड़ को हिलाया जाए तो वो पीड़ा देने लगता है, दर्द होने लगता है। अगला अक्षर क्या है? असहनीय दर्द होता है। यानी ये अस्थि भ्रंश के या हड्डी के टूटने के उदाहरण हैं या उनके लक्षण हैं, जिससे हड्डियां में दर्द होने लगता है, सूजन आने लगती है, ज्वाइंट गति नहीं करते या वो अंग गति नहीं करने पाता। इसको हम अस्थि भंग के नाम से जानते हैं। और इसमें मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, या ज्वाइंट एक दूसरे से अलग हो जाता है, या हड्डी 2 भागों में या 3 भागों में टूट जाती है। इसको हम अस्थि भंग के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आप खुद ही ले सकते हैं। इसको बांधने के लिए चिमटी की सहायता से या खपच्चों की सहायता से या पट्टियों की सहायता से या रस्सी की सहायता से उस हड्डी को बांध करके हिलने डुलने न दिया जाए। आप जानते हैं कि जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी पैर की हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्लास्टर चढ़ा देता है। और प्लास्टर चढ़ाते समय और इस तरीके से सपोज करके चलो कोई व्यक्ति है और उसकी हड्डी इस प्रकार से टूट जाती है, जैसे मान के चलो एक ये कोई व्यक्ति है, इसके हाथ है, ठीक है, हाथ और इसका ये, ठीक है, टांगे, ये टांगे और टांगों के ये वाला भाग ये टूट गया, ठीक। तो इस भाग पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है और प्लास्टर चढ़ा करके उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा कर दिया जाता है और व्यक्ति को स्ट्रेट सीधा लेटने के लिए कह दिया जाता है। जब व्यक्ति को सीधा लेटने के लिए कहते हैं तो ऐसी कंडीशन में, है ना, ये लोग देख लीजिए, आंखें बंद नहीं, क्या हो गया, नाक हो गई, मुंह हो गया। तो इस ऐसी कंडीशन में सीधा लेटने के लिए कहा जाता है, हिलने डुलने के लिए, बेड रेस्ट करने के लिए आराम दिया जाता है, जिससे हड्डी आसानी से जुड़ सके। हड्डियों को जोड़ने के लिए कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में होना डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूं पेशीय तंत्र के बारे में, जिसको हम मस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र, जिसको हम मस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, हमारा टॉपिक है पेशीय तंत्र। अब पेशीय तंत्र क्या है, हम बात करें, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये इसकी गर्दन है, ये कंधे हैं, कंधों से उसकी हड्डियां हैं, ये ठीक, ये टांगे। अब इसमें तमाम छोटी छोटी कंकाल के साथ में पेशियां भी होती हैं और वो छोटे छोटे धागे की संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। ये मेरुरज्जु हो गई, मेरुरज्जु के साथ कनेक्ट होती हैं। तंत्र में, पेशीय तंत्र में छोटी छोटी हड्डियां, लगभग हमारे शरीर में 600 पेशियां होती हैं। लगभग हमारे शरीर में देखा जाए तो 600 पेशियां लगभग होती हैं, 600 पेशियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक। अब क्या होता है कि पेशीय तंत्र में, पेशीय तंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण तंत्र है जितना कि कंकाल तंत्र। हड्डियों या कंकाल तंत्र शरीर का ढांचा बनाता है, संधियां जोड़ बनाती हैं और इन संधियों के जोड़ को पेशियों की सहायता से गति प्रदान की जाती है। जब इसमें गति होती है तो इन संधियों को अपनी इच्छा के अनुसार ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी,
पेशी। दो प्रकार की गतियां होती हैं पेशियों के बारे में। अब हम इससे समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरह, मैं बताऊंगा इस चित्र के बारे में। ऐच्छिक पेशी जहां पर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार ऐसी पेशियों में गति कर सकते हैं, यानी उन पेशियों में गति हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे हमने हाथ उठा दिया, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड हुआ। हमने कान पकड़ लिया, हमारी इच्छा पर डिपेंड हुआ। हमने मुंह चला दिया, ये हमारी ऐच्छिक पेशी पे हुआ। हमने पैर चला दिया, ये हमारी ऐच्छिक पेशी का उदाहरण हुआ। हम चलना फिरना, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारी ऐच्छिक पेशी कहलाती है। और जहां पर मानव की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, फिर भी पेशियों में गति कहलाती है, उन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे पलक का झपकना, हम बात कर रहे होते हैं और पलक हमारे झपक जाते हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम बातें करते रहते हैं और ये हमारी गति में सम्मिलित रहता है, गति करते रहते हैं। हृदय गति का होना, हम बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारा हृदय धड़कन में कर रहा है, धड़क रहा है। फेफड़ों का फैलना, सिकुड़ना, ये भी प्रकार की एक अनैच्छिक पेशी है, जिस पर हमारी कोई इच्छा का प्रभाव नहीं होता है, इसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अब मैं इस बात को बात करूं, मैं जोड़ करके बात करूं कि जैसे कि ये कंधा है और कंधे के बीच में ये अंश मेखला है। अंश मेखला से हमारी हड्डियों के जो जॉइंट लगे हुए हैं, उन जॉइंट के साथ साथ हम देखें तो इनको गति प्रदान करने में इन पेशियों का ही काम है। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे उदाहरण से भी समझाऊं कि मान के चलो ये एक पतंग है, ये एक पतंग है और इसमें धागा बांध करके, ठीक है, धागा बांध करके हम इस पतंग को उड़ाते हैं। अब कितना उड़ाने के लिए इस धागे की आवश्यकता पड़ती है। ये पतंग है, ये धागा है, मंजा जिसे कहते हैं, बंधी होती है और इसको हम आसानी से उड़ाते हैं। तो जब ये उड़ती है तो उसके लिए हमें इस धागे की आवश्यकता होती है। यदि ये धागा ना हो तो क्या पतंग उड़ सकती है? क्या पतंग गति कर सकती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है उड़ करके? नहीं जा सकती। इसी प्रकार हमारी हड्डियों की जितनी भी हड्डियां होती हैं और उनमें जो संधियां होती हैं, उन संधियों के लिए छोटी छोटी धागे की संरचना के अनुसार हमारी मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों में पेशी तंत्र लगे होते हैं और पेशी तंत्र के द्वारा गति करने में सहायता प्रदान। अरे हम इस हाथ को उठा रहे हैं, यदि हम मांसपेशियों का फ्रैक्चर हो जाए तो हाथ को उठाने में दर्द होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा गति कर रहा है, हम सोचते हैं मांसपेशी कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपभ्रंश नहीं हुआ है। और इसके लिए ज्यादातर हम जब प्रोटीन लेते रहते हैं, प्रोटीन क्या होता है, अस्थि पेशियों को टूटने या रिपेयर करने में मदद का कार्य करती है। प्रोटीन जो भोजन लेने में लेते हैं वो हमारे इसी को मजबूत करने में भाग लेती हैं। तो हम बात करेंगे पेशी तंत्र ही उतना महत्वपूर्ण तंत्र है जितना कि कंकाल। पेशियों का भार शरीर के भार का 40 से 50% तक होता है। हड्डियों में जो पेशियां जुड़ी होती हैं उन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। सभी कंकाल पेशियां धारीदार रेखित होती हैं। इन पेशियों को ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसको ऐच्छिक पेशी को हम रेखीय पेशी के नाम से भी जानते हैं। रेखीय वही अरेखीय। ठीक, रेखीय और रेखित पेशियों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अपनी इच्छानुसार एक कार्य करती हैं। पेशियों के दोनों सिरों पर मजबूत सफेद धागे होते हैं जिन्हें कंडरा कहते हैं और कंडरा द्वारा पेशियों का हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। इसको हम कंडरा कहते हैं। अब इसको बात आती है पेशियों के कार्य क्या हैं। पेशी के कार्य यानी पेशियां क्या करती हैं, किसी व्यक्ति को चलने फिरने में, गति करने में मदद करती हैं। यदि हम किसी एक स्थान पर बैठे रहें और बैठे बैठे हम पढ़ते रहें
कुर्सी पर बैठे हैं या खड़े हैं तो हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हमें थकान महसूस होने लगती है, और थकान महसूस होने पर हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ने के बाद टहलने के लिए चले जाते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद फिर तरोताजा महसूस होने लगते हैं। जब हम एक बार बार एक ही मुद्रा में जब हम बैठे रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो पेशियां होती हैं वो थकान महसूस करने लगती हैं। जब वो थक जाती हैं तो उन्हें थोड़ा सा मूवमेंट की आवश्यकता होती है, और मूवमेंट की एक ही अवस्था में बैठने पर, एक ही अवस्था में पड़े रहने पर हमें थकान महसूस होने लगती है। जब हम चलने फिरने लगते हैं तो हमारी पेशियों में गति होने लगती है, फिर हम तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं। तो पेशियां मुख्य रूप से गति प्रदान करती हैं। इसका क्या करती हैं? गति, चलना फिरना। अंगों का कार्य, जीवन की क्रियाएं जो आवश्यक हैं का सुचारू रूप से चलना, सुचारू रूप से चलाना, ये सभी पेशियों का ही कार्य है। किसी भी पेशी के बार बार सिकुड़ने फैलने से, जैसे हम किसी सेकंड की, एक सेकंड में के 10वें हिस्से में हमारी पेशियां गति कर जाती हैं, फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। यानी हमारा पलक है और हम झपका आते हैं, फिर बोलते हैं, ये एक सेकंड के 10वें भाग में हो जाता है लगभग। थकान में हम बहुत सी पेशियों की टर्न बंद हो जाती है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो हम थोड़ा गति करने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहने लग जाता है, और इससे व्यक्ति गति कर लेता है। तो आज हमने आपको बताया कि अस्थि भंग के बारे में बताया, पेशी तंत्र के बारे में बताया, हड्डियों के कार्य के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। कल हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कराएंगे, आप उसको घर से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद अपनी नोटबुक में भी आप अंकित कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।